गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। आज हम देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट 4 जो कि हुआ था 3 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं मैथ से। पहला सेक्शन होगा हमारा मैथमेटिक्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे यानी कि फेल हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषय में पास हुए तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये इसको वेन डायग्राम से इजीली बना सकते हैं। दो सब्जेक्ट है, एक है केमिस्ट्री और दूसरा है फिजिक्स। ठीक है, 80% केमिस्ट्री 80% फिजिक्स में पास हुए यानी कि 20% फिजिक्स में फेल हुए। 70% रसायन विज्ञान में पास हुए यानी कि 30% रसायन विज्ञान में फेल। डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। ठीक है, 30% केमिस्ट्री में फेल हुए, 20% फिजिक्स में फेल हुए और 15% दोनों में फेल हुए। अच्छा, सब में अगर 100 व्यक्ति होते तो 20 फिजिक्स में फेल होते तो 15 तो यहाँ पे फेल हो चुके हैं, तो यहाँ कितना फेल होता? 5। और यहाँ 30 फेल हुए हैं केमिस्ट्री में यानी कि 15 तो दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए हैं 15। यानी कि टोटल कितने व्यक्ति फेल हुए हैं? 15 15 30 5 35। 35 व्यक्ति फेल हुए हैं यानी कि 35% लोग फेल हुए हैं, तो 65% लोग पास हुए होंगे। तो 65% इज इक्वल टू 325 दिया है, तो 100% इज इक्वल टू 325 बटा में 65 इंटू 100। ये कट जाएगा 5 टाइम्स यानी कि आएगा 500 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 120 रुपए के प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी खरीदी और इसे 135 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीपी 120, एसपी 135, यानी कि 15 का प्रॉफिट हो रहा है 120 पे। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। गुना होगा, ये आएगा 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 50 बटा में 4% यानी कि बर्चो 48। ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि यदि संख्या 9324893248x6 11 से विभाज्य है तो अंक x किसके बराबर है? ये 11 से भाग लग जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हर अल्टरनेट नंबर को जोड़ के और उसको माइनस करते हैं। वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो हम जोड़ते हैं अगर, तो आता है 6, 6 8 6 14, 14 2 16, 16 और 9 25, 25 और ये हो जाएगा माइनस 4 3 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। ये जो है, इस पूरे को घटा के या तो आना चाहिए 11 या 11 का मल्टीपल या फिर 0। तो 25 में से 7 में क्या जोड़ेंगे कि 11 का मल्टीपल आएगा, तो 7 में 7 जोड़ते हैं तो 14 होता है, तो आ जाएगा 11 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। 7 से बढ़ा लेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 आ जाएगा तो नहीं कटेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 1200 सेबों को लड़कों के एक समूह में वितरित किया जाना है। प्रत्येक लड़के को समूह में लड़कों की संख्या से 3 गुना अधिक सेब मिले। यानी अगर लड़के एक्स हैं तो सेव जो है 3x मिला हर लड़के को। ठीक है, और इसको गुना करते हैं तो वो आता है हमारा 1200, यानी कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 एप्पल्स है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 यानी कि x इज इक्वल टू 20। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 20। ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यदि cot 3 थीटा इंटू कॉट
6 थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, इसको क्या करेंगे, cot 6 थीटा को इस साइड लेके आएंगे इक्वल टू के, तो cot 3 थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में cot 6 थीटा हो जाएगा, यानी कि cot 3 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा। tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा, यानी कि 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। अब क्या होगा, तो tan 15 थीटा यानी कि tan 15 गुना 10 यानी कि 150 डिग्री, तो tan 150 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस का tan 30 डिग्री, यानी कि माइनस का 1 बटा में √3 आंसर। अगला है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? अच्छा, क्रय मूल्य अगर 100 है, इसका 150% के लाभ पे यानी कि 250, तो इनका अनुपात क्या होगा? 50 दूनी 100, 50 पचे 250, यानी 2:5। ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का बाह्य कोण से अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है? अच्छा, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि 4 और 1 5 यूनिट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 डिग्री। अच्छा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है? वो होती है 360 डिग्री बटा में एन एक्सटीरियर एंगल का माप, एक्सटीरियर एंगल का माप, एक एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ पे 4:1 है, तो 36 चौका, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री का है, यानी कि 360 बटा में 36 कट जाएगा, टोटल भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 होगी तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, आलोक की आयु 20 वर्ष बाद 62 होगी, तो वर्तमान आयु आलोक की कितनी है? वर्तमान आयु 42 है आलोक की, तो आलोक और अनिल का अनुपात क्या है? 3:4, तो 3 अगर 42 है तो 4 क्या होगा? 56, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 10 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों के बाद 5 आदमी और जुट जाते हैं, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में करेंगे, 10 आदमी उस काम को 6 दिन में करते हैं और उसके बाद उसमें जुट जाता है 5 आदमी और 15 आदमी, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो टोटल काम 180, काम हो गया था 60 यूनिट प्लस 15 गुना x, यानी कि 15x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 बटा में 15, यानी कि कट जाएगा 8। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो एक भुजा हो जाएगी 12 मीटर की। समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा 12 की, दूसरी भुजा भी 12 की और तीसरी भुजा भी 12 की। चलिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई, ऊंचाई दिया है 6 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुना आधार कोई भी एक मान लेते हैं 12 और ऊंचाई जो है 6 है, कट जाएगा तो आएगा 6 दूनी 12, यानी कि 36 मीटर स्क्वायर आंसर।
ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम क्या है? 22, 24, 48 और 16, इस इन नंबर में से जो नंबर इन चारों से कट जाएगा वो एलसीएम होगा। तो सबसे पहले 11 से, ये 11 गुना 2 है तो 11 से कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। ये 11 से नहीं कटता है, ये 11 से कट जाता है, ये 11 से नहीं कटता है। चलिए, तो पहला और बी और सी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है और 4 है। 6 से कैंसिल होना चाहिए और 4 से भी कैंसिल होना चाहिए। ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 38 दूनी 76, 14 दूनी 28, दोनों 6 से और 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 8, 3 से और 2 से कैंसिल होना चाहिए। तो 7 एक 8 6 14, 4 एक 5, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 2 7 8 15, यानी कि ऑप्शन सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बक्से भर सकते हैं। 15 व्यक्ति 7 दिनों में 15 आदमी 7 घंटे में 35 बक्से भर सकते हैं। तो कितने आदमी 5 दिनों में 65 बक्से भर सकते हैं? ठीक है। M1 T1 D1 बटा में W1 टोटल वर्क, M2 T2 T2 बटा में W2 टोटल वर्क। इसका फॉर्मूला होता है M1 T1 D1 बटा में W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 बटा में W2। यहाँ पे M1 यानी कि मैन जो है 15 है, टाइम कितना है? 7 दिन है। टाइम नहीं दिया है, डेट दिन दिया है, दिनों की संख्या 7 है, और टोटल काम कितने हैं? 35 बक्से भरने हैं। तो कह रहा है कि 5 दिनों में 65 बक्से भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 गुना 7 गुना 65 बटा में 5 गुना 35 इज इक्वल टू एक्स। 7 पच्चे 35, 5 तिहाई 15, 13 पचे 65, हो गया ये 39। 13 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, 13 गुना 3 39, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1200 पर 3 वर्षों के लिए दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 10.18 है। उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर क्या है? अच्छा, जो अंतर है वही ब्याज के दरों के बीच का अंतर भी होगा। 3 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 3 वर्षों के लिए अगर 10.80 है तो 1 वर्ष के लिए कितनी का नाम 3.6 रुपीज होगा। ठीक है। तो अब ये 3.6 रुपीज जो है वो 1200 का कितना प्रतिशत है, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, ये आएगा 36 बटा में 120, जो कि कटेगा। अगर इसको हम 12 गुना 10 लिख लेते हैं तो 3 12 3 36, यानी 0.3 प्रतिशत। आंसर ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है कि संख्या 36, 72 और 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो 36, 72 और 144, तो एलसीएम लेंगे। तो जो नंबर सबसे कट जाए, ये 36 से तो कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 कमा 8, 8 से नहीं कटेगा, यानी कि ए नहीं होगा, बी हो सकता है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा सिर्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा, विकर्ण हो या भुजा हो, अगर उनका अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात उनका स्क्वायर का अनुपात होता है, यानी कि 9:25, 9:25 आंसर ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि ए, बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। एक वृत्त है, ठीक है,
जिसका केंद्र है O। कह रहा है कि ए बी और सी तीनों इस पे स्थित है। यदि एंगल ए सी बी 47.5 डिग्री है, ये दिया है ए बी और सी। कह रहा है कि यदि एंगल ए सी बी 47.5 डिग्री है, ये एंगल अगर 47.5 है, तो ए ओ बी यानी कि ये एंगल कितना होगा। तो अगर एक ही चाप से वृत्त के दीर्घ खंड में कोण बन रहा हो, तो परिधि पे बना हुआ कोण से हमेशा दुगना होता है केंद्र पर बना हुआ कोण। यानी कि ये अगर 47.5 है, तो ये 47 दूनी 94 और एक 95 डिग्री होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक विभाजन के योग में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाजक कितना है? भाजक शेषफल का 6 गुना है। भाजक जो है भागफल का 2 गुना और शेषफल का 6 गुना है, यानी कि भाजक जो है 8 गुना 6 यानी कि 48 है। अच्छा, भाजक भागफल का 2 गुना है, यानी कि भागफल भागफल 24 हो जाएगा, भाजक से आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है? भाज्य। तो भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि 48 गुना 24 प्लस 8। 48 और 24 गुण करेंगे, 8 25 2 हासिल 3 8 16 32 3 35 5 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 1152 प्लस 8 यानी कि 1160 भाज्य होगा, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। एक्स का कौन सा न्यूनतम मान दिया जाना चाहिए कि 2 3 4 6 एक्स 4 5 ठीक 9 से विभाज्य हो जाए। अच्छा, 9 का से विभाज्यता का नियम, टोटल अंक 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो टोटल अंक का योग तो 2 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 4 19 19 और 5 24। तो x का न्यूनतम मान अगर हम 3 देते हैं तो 3 जोड़ के 27 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि दो प्रकृत संख्या 6:8 के अनुपात में है और गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो 6 8 इंटू 8x इज इक्वल टू 768। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा जैसे 1272 8 48। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 768। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 768 बटा में 48। तो 8 6 48 कट नहीं होगा, ये कट जाएगा 16 से। तो एक्स इज इक्वल टू 16 चौका 64 12 76। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 16। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 6 होगा, तो 6 इंटू 4 24। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, कैसे बनाएंगे? x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है। दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा में एक्स इज इक्वल टू 16। एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि यदि दिया है 2 का पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और सेकेंड दिया है आपका
64 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 का पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर x प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। और 64 का पावर x माइनस वाई को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का पावर 1। दोनों को तुलना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 यहां से आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 6y, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 1। अच्छा, दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, और 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 1 दिया है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अच्छा, दोनों को इक्वल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अगर इक्वल कर देते हैं तो कट जाएगा, तो 6 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, और 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 1। अच्छा, 6x प्लस 6x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12x, और ये कट जाएगा तो 12x इज इक्वल टू 25, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/12। ऑप्शन जिसमें x इज इक्वल टू 25/12 है वो आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि 7 संतरा के पेड़, 28 सेब के पेड़ और 42 आम के पेड़ को इनका एचसीएफ निकालना है। तो 7, 28 और 42 का एचसीएफ क्या होगा? अच्छा नहीं, सॉरी, 7 संतरा के पेड़, 28 सेब के पेड़ और 42 आम के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें पेड़ों को लगाया जा सकता है? अच्छा, तो सबसे पहले 7 संतरे, 28 सेब, 7 ऑरेंजेस, 28 एप्पल और 42 मैंगो है। तो सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे? तो एचसीएफ निकलेगा, तो एचसीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो टोटल कितने लाइन बनेंगे? तो 7 जो ऑरेंज के पेड़ है उनको अगर एक लाइन में निकाल देते हैं तो एक लाइन बनेगा उससे। ये 28 एप्पल के लिए 4 लाइन बनेगा, और 42 मैंगो के लिए बनेगा 6 लाइन, यानी कि टोटल 11 लाइंस का फॉर्मेशन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि यदि cos x इज इक्वल टू cos x प्लस 1 बटा में cos x इज इक्वल टू 2 है, तो cos का पावर nx प्लस 1 बटा में cos का पावर nx इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा देखिए, cos x प्लस 1 बटा cos x का वैल्यू 2 कब आएगा? जब cos 1 हो और 1 बटा cos x भी 1 हो। तो अगर cos का वैल्यू 1 है तो पावर कुछ भी रखे 1 ही आएगा, यानी कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 48 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, जिसका अगर एक कोण x होगा तो दूसरा कोण जो होगा वो x से के दोगुने से 48 डिग्री कम होगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण इक्वल होता है, तो x के सामने इक्वल x और इसके सामने 2x माइनस 48 डिग्री। अच्छा, जब समांतर चतुर्भुज रहता है तो उसके जो आसन कोण होते हैं जो कि यहाँ पे है, ये दोनों कोण इनका योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? आसन कोण, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 2x माइनस 48 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का 48 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू 228 डिग्री बटा में 3, जो कि कट जाएगा 76 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 70, x इज इक्वल टू 76। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा?
2 से 48 डिग्री कम, यानी कि 2 गुना 76 माइनस 48, 76 दूनी 152 माइनस 48 यानी 104 डिग्री। आंसर ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग, तो 2/3 एक्स का 2/3 अगर निकाल लेते हैं तो बच जाता है 1/3 एक्स, और इसका 1/5, चलिए एक्स का 2/3 पहले निकाले यानी 2x/3 निकाल लिया, उसके बाद एक्स का 1/5 निकाले यानी x/5 निकाल लिए, तो 2x/3 प्लस x/5 यानी कि 15, 15 हो जाएगा, 10x 10 प्लस 3x यानी कि 13x/15 निकल गया है, तो शेष बच गया 2x/15। ठीक है, तो शेष हम लिख लेते हैं 2x/15। तो जो 2x 2x/15 है, इसको 15% की दर से निवेश किया और उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है। वार्षिक आय यानी कि ब्याज, ब्याज जो है 600 रुपए है, तो पूंजी कितनी होगी? अच्छा, एक्स का 2/3 यानी 2x/3% 6/100 प्लस एक्स का 5 को 10% प्रति वर्ष की दर से लगाया यानी कि ये, और 2x/15 को 15% प्रति वर्ष की दर से लगाया तो इसको 600 रुपए मिले। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा 3 दूनी 6, 25 चौका 100 यानी कि x बटा में 25 प्लस 5 दूनी 10, 50, x बटा में 50 प्लस 15 से 15 कट जाएगा, ये कट जाएगा 50, x बटा में 50 इज इक्वल टू 600। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 50, 2x 3x 4x, 2x प्लस x इज इक्वल टू 600, तो x 4x इज इक्वल टू 600 गुना 50, x इज इक्वल टू 600 गुना 50 बटा में 4 कट जाएगा 150 से, 15 पच्चे 75 यानी कि टोटल आय हो जाएगा वो 7500 रुपए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रूट 36 और 8 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि 6 और 8 का एलसीएम पूछ रहा है, तो ये होगा 24। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यदि सूची मूल्य पर 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य 36 है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट के बाद मूल्य क्या होगा? मतलब 90% इज इक्वल टू 36 दिया है, तो 80% इज इक्वल टू क्या होगा? 36 बटा में 90 गुना 80 कट जाएगा, ये 3 तिहाई 9, 12 तिया 36, 4 तिया 12 यानी कि ये हो जाएगा 4 गुना 8 यानी कि 32 डिग्री, 32 रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 100 छात्रों की एक कक्षा में एक निश्चित विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 और 50 छात्रों की कक्षा में माध्य 70 है, तो दोनों को एक साथ प्राप्त अंकों का माध्य कितना होगा? तो 100 में 25 मिला प्लस 50 में 70 मिला, इन दोनों का योग करके टोटल 150 से भाग दे देंगे तो माध्य आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 और 3500, 6000 बटा में 150, ये कट जाएगा 15 चौका 60 यानी कि 40 जो है आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए बी सी डी चार संख्या इस प्रकार है कि ए और बी का जो एलसीएम है बी है, बी और सी का जो एलसीएम है सी है, सी और डी का जो एलसीएम है डी है, तो ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा? अच्छा, अगर 2 और 4 इन दोनों का अगर हमको एलसीएम लेना होगा तो 4 आएगा, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा वो आएगा। 4 और 8 का एलसीएम लेना होगा तो 8 आएगा, यानी जो बड़ा नंबर है वो आएगा। तो ए और बी का एलसीएम लेना है, यानी कि इन दोनों में बी बड़ा है,
बी और सी में सी बड़ा है, सी और डी में डी बड़ा है, तो ए बी सी डी में डी सबसे बड़ा है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक मोबाइल की कीमत पहले 20% घटाई जाती है, फिर 10% बढ़ाई जाती है। मोबाइल अगर 100 रुपए का है, 20% गिरा के 80 रुपया कर दिया गया और फिर 10% बढ़ा के 88 रुपए किया गया, तो 12 रुपए का शुद्ध परिवर्तन होगा जो कि लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्कूल से पार्क तक गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया। पूरी यात्रा में 5 घंटे लगे, तो पार्क की दूरी। अच्छा, औसत चाल निकाल लेंगे। 2 गुना 20 गुना 5 बटा में 20 प्लस 5, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। 2xy बटा में x प्लस वाई, जहां x है पहला स्पीड और y है दूसरा स्पीड। तो ये 20 पचे 100 दूनी 200 बटा में 25, तो इसका एवरेज चाल हुआ वो 8 किलोमीटर पर आर हुआ और 5 घंटे लगे, तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी इज इक्वल टू समय गुना चाल। चाल जो है 8 किलोमीटर है, समय जो है 5 घंटा लगा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या है स्कूल से घर, स्कूल से पार्क का 40 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यदि ए tan अल्फा इज इक्वल टू बी, तो cos अल्फा क्या होगा? तो tan अल्फा दिया है b बाई ए। tan क्या होता है? tan होता है b बाई बी, यानी कि ये b है ये a है, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, cos अल्फा का मान क्या होता है? cos अल्फा का होता है बेस बटा में परपेंडिकुलर, यानी कि a बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दिया गया तालिका वर्ष 2013 से 2017 तक के दौरान एक चाय बागान द्वारा किए गए व्यय का विवरण दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इस वर्ष में करों और ऋणों पर ब्याज का कुल व्यय ईंधन आदि पर व्यय से कम था। कर और ऋण का कुल व्यय 2018 में कर और ऋण का कुल व्यय कितना था, ये देखते हैं। 2018 नहीं, 2014 में। अच्छा, 2014 में ऋण पर 7 और कर पर 22.6, यानी कि कुल ब्याज था 29.6 और ईंधन पे उस साल था 23%, यानी कि ईंधन से ज्यादा था। चलिए, तो 2014 नहीं होगा, 2015 में देख लेते हैं। 2015 में 16 और 8 24 एक 25, 25 के आसपास आएगा, ईंधन के पे 19.4 है, यानी ईंधन से ज्यादा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसलिए बाकी सबको चेक कर लेंगे, कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दी गई तालिका वर्ष 2000, सेम चीज है, कह रहा है कि 2013 से 2017 तक वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? 2013 से 17, तो 2013 14 15 16 17 सबको जोड़ देंगे। 5 और 9 8 17 2 19 की 9, एक हासिल बचेगा, 8 तो 10 7 17 4 21 एक 22 की 2 कैरी 1 बचे, 2 बचेगा, 6 6 12 6 18 6 24 8 32 और 2 34, इतना है। ये साल हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये टोटल वेतन पे खर्च है, उसको अगर साल से भाग दे देंगे तो औसत निकलेगा। तो 6 पच्चे 30 8 5 40 50 25 8 5 40, ये हो जाएगा 68.58, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दी गई तालिका में 2013 से 2017 के दौरान एक चाय बागान द्वारा विवरण है। कह रहा है कि 5 वर्षों की अवधि में किए गए व्यय की सीमा निम्नलिखित में से किस मद के लिए सबसे अधिक समय है? व्यय की सीमा, सीमा यानी कि रेंज निकालना है। तो सबसे अधिक वेतन और कर, इस पे का रेंज है, कर का रेंज है, रेंज मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा को माइनस करेंगे तो रेंज आता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा 22.6 है,
और सबसे छोटा 16.8 है। तो रेंज जो है कर्व का कितना है? 22.6 और 16.8, दो 5.6 दो 5.8, यानी कि कर्व पे जो रेंज है वो 5.8 है। ठीक है। अब आते हैं, दूसरा है वेतन पे। वेतन का जो रेंज है, सबसे बड़ा है 84 और सबसे छोटा है 60.5। तो ये हो जाएगा 23.5 रेंज आ जाएगा, यानी कि पहला इक्वल नहीं है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। पहला नहीं होगा। वेतन और ईंधन। तो वेतन का जो रेंज आया है वो आया है आपका 23.5। ईंधन पे जो रेंज है वो सबसे छोटा 19 है और सबसे बड़ा 30 है। तो ये 10.8 के आसपास आएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, ईंधन पे और ऋण पे। ईंधन पे 10.8 के आसपास आएगा, फ्यूल पे 10.8 के आसपास है, और ऋण पर सबसे छोटा 4.88 और सबसे बड़ा 10.11, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो बच गया ब्याज और कर। ऋणों पर ब्याज का जो वो है 10.11 और 0.88, ये बचेगा 3, ये बचेगा 2, ये बचेगा 5.23। अच्छा, और उसके बाद कर पे भी आया है लगभग 16 6 7 5 12, 5.22.6 माइनस 16.8, 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये 5.8 आएगा। तो सबसे अधिक जो समान है, यानी कि सबसे अधिक नजदीक में है, वो 5.23 और 5.8 है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि दी गई तालिका वर्ष 2013 से 17 के दौरान एक चाय बागान द्वारा किए गए व्यय का विवरण दर्शाती है। क्वेश्चन है, किस वर्ष में वेतन पर व्यय प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 20% से अधिक थी? तो 2016 में वेतन पर व्यय, तो वेतन पे 2016 में व्यय था 67.2 और पिछले वर्ष की तुलना में 20%, और पिछले वर्ष था 62.8। अच्छा, 62.8 का अगर 20% अगर हम करते भी हैं तो ये आएगा 5 और ये आएगा लगभग 12 25 60। 12 बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा 2016। तो ये हट गया। अगला है 2015। 2015 चेक करते हैं। 2015 में वेतन पे वृद्धि था 62.8 और 2014 में था 68.4। तो ये तो कम ही हो गया। तो ये भी नहीं होगा। तो 2015 नहीं होगा। 2014 देखते हैं। 2014 में 68.4 था और 13 में 60.5 था। तो 60.5 का अगर हम 120% करते हैं तो ये लगभग आएगा 12,0 72.60 के आसपास, जो कि आ रहा है 68.4, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, जो कि आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि आप 2.84 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? अच्छा, 2.84 को क्या लिख सकते हैं? 284 बटा में 100। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आएगा 71 और नीचे आएगा 25, यानी कि 71/25 आवर्स। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 25 दूनी 50, 2 बार में जाएगा, बच जाएगा 21 बटा में 25। तो ये हो जाएगा 2 आवर 21 बटा में 25 मिनट। अच्छा, इस मिनट, इसको अगर हम, ये आर है, अभी घंटा है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 50 25, ये कट जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 कम 12 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 है 225 बटा में 252 बटा में 5। ये कट जाएगा आपका लगभग 50 से। तो 2 आवर्स 50 मिनट
अच्छा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 2/5। 2/5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा, आ जाएगा 12, यानी कि 12 दूनी 24 सेकंड होगा। 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। नंबर 38 कह रहा है कि यदि PUNJAB पंजाब को OSKKC कोड किया जाता है तो रो या को क्या कोड किया जाएगा? अच्छा, पी का कोड तो यहीं पे वो है तो वो कर देते हैं। एस टी यू प्लस का 2 किया है तो आर पी क्यू आर प्लस का 2 करेंगे तो पी क्यू आर आएगा। ओ पी होगा तो पहला और तीसरा नहीं होगा, बच गया ऑप्शन बी और सी। अगला देखिए, के एल एम एन, तो एल एम एन प्लस का 3 किया है तो यहाँ पे भी प्लस का 3 होगा तो एक्स वाई जेड ए, तो क्या होगा? वाई जेड ए, एक्स होगा। ठीक है, अगला है एक्स, किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है। अगला है वाई, तो अगला जे के, ऊपर से नीचे एक प्लस किया है तो वाई का सेट कर देंगे ओ पी एक्स जेड, जो कि ऑप्शन बी में है। ओ पी एक्स जे है यहाँ पे तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि यदि कथन सभी आदमी अमीर है गलत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य कहा जा सकता है? यदि सभी आदमी अमीर हैं गलत है, तो कोई आदमी अमीर नहीं है सही नहीं हो सकता है। इसमें सही हो सकता है कि कुछ आदमी अमीर नहीं है, ये सही हो सकता है, यानी 39 का ये हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है तो मध्य प्रदेश का भोपाल होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि कमीज जिस प्रकार से पतलून से रिलेटेड है उसी प्रकार से मेज किससे रिलेटेड होगा? तो मेज रिलेटेड होगा, कमीज के साथ पतलून आता है, मेज के साथ कुर्सी आता है, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो 2, 10, 30, 68, वाट, 222। 2, 10, 30, 68। एक का क्यू करके अगर एक जोड़ते हैं तो 2 आएगा। 2 का क्यू करके अगर 2 जोड़ते हैं तो 10 आएगा। 3 का क्यू करके 3 जोड़ते हैं तो 30 आएगा। 4 का क्यू करके 4 जोड़ते हैं तो 68 आएगा। तो अगला 5 का क्यू करके 5 जोड़ देंगे तो 130 आएगा, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करना है। ओ पी क्यू, जे के एल, यू वी डब्ल्यू, ए बी सी। डी की जगह पे सी होना चाहिए क्योंकि डी है तो ये अलग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या स्थापित करेगा? चलिए, ए बी सी, सी डी ई, ई एफ जी, जी एच आई। तो आई वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। चलिए, सी डी ई एफ जी एच आई जे, एफ एफ जी एच आई जे एक इंक्रीज किया, जे के एल एम एन ओ फिर एक इंक्रीज किया, तो अगला इंक्रीज करेगा ओ पी क्यू आर एस टी यू, जो कि होगा आई यू, भी नहीं होगा। कैसे? ए सी है, सी एफ है, ई जे है, जी ओ है, तो अगला क्या होगा? तो इसको देखिए,
सी से एफ, डी ई एफ प्लस का 3 करते हैं, एफ से जे, एफ जी एच आई जे प्लस का 4, जे से ओ प्लस का 5 है, तो अगला प्लस का 6 होगा जो कि यू होगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि यदि एप्पल को 25563 लिखते हैं, 25563, और आर यू एन जी रंग को 7148 लिखते हैं, तो पी यू आर पी एल पी पर्पल को क्या लिखेंगे? पी का कोड 5 है, यू का कोड 1 है, आर का कोड 7 है, पी का कोड 5 है, एल का कोड 6 है और ई का कोड 3 है। 5 1 7 5 6 3, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। आर ओ आर, रोर को यू आर ओ ए आर, ओ आर टी यू लिखा जाता है, तो कुट में उर्दू को क्या लिखा जाएगा? आर एस टी यू प्लस का 3, ओ पी क्यू आर प्लस का 3, ए बी सी डी प्लस का 3, आर एस टी यू प्लस का 3, तो यू भी डब्ल्यू एक्स प्लस का 3, आर एस टी यू प्लस का 3, डी ई एफ जी प्लस का 3, यू भी डब्ल्यू एक्स प्लस का 3 होगा, यानी एक्स यू जी एक्स, ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर होगा। अगला है 47। कह रहा है कि अवनीश जो है हर्ष का दोस्त है। एक बुढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, वह कौन है? हर्ष ने उत्तर दिया, उसका बेटा, यानी कि वृद्ध व्यक्ति जो है, उसका जो बेटा है, उसके बेटे का, यानी कि हर्ष के बेटे का चाचा है। तो हर्ष के बेटे का चाचा यानी हर्ष का भाई। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है हर्ष का पिता होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है। अगला है 48। कह रहा है 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक परीक्षा देते हैं। कोई भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं मिला है। ए को बी से अधिक अंक मिलते हैं, एच को अधिकतम अंक मिलते हैं, केवल 2 छात्रों को सी से अधिक अंक मिलता है, डी को जी से अधिक अंक मिलता है, लेकिन बी को अधिकतम अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन बी को सबसे कम अंक भी नहीं मिलते हैं। तो कह रहा है कि उन अंकों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव है, पूछ रहा है। अच्छा, क्रम संभव है तो ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है कि एच को अधिकतम अंक मिलते हैं, तो ये है जो कि अधिकतम अंक वाला है, ये तो नहीं है, ये है और ये भी नहीं है, तो बी और सी नहीं हुआ। चलिए ए। अगला है केवल 2 छात्रों को ही सी से अधिक अंक मिलता है। यहाँ पे देखते हैं, सी से अधिक अंक केवल 2 छात्रों को, यहाँ पे भी सी से अधिक अंक केवल 2 छात्रों को है। चलिए, ए को बी से अधिक अंक मिलते हैं, बी से अधिक अंक, ए से अधिक अंक बी को मिला है, जबकि मिलना किसको चाहिए? ए को बी से अधिक अंक मिलना चाहिए, यानी कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ऑप्शन सी आंसर होगा, जो कि यही क्रम संभव है। अगला है 49। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से 2 इस प्रकार संबंधित है कि एक दूसरे का निषेध है, यानी कि काट है, यानी कि कंट्राडिक्ट करता है। वे प्रस्ताव कौन से हैं? सभी हाथी बिल्लियां हैं, कुछ हाथी बिल्लियां नहीं है, कुछ हाथी बिल्लियां हैं, कुछ ही हाथी बिल्लियां भी हैं। अच्छा, सभी हाथी बिल्लियां हैं, इसका कंट्राडिक्शन होगा क्या? कुछ हाथी बिल्लियां नहीं है, ये इसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि शहरी क्षेत्र से आने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या क्या है? अच्छा, सबसे पहले पुरुष, पुरुष जो है वो आयत में होगा, फिर वो होना चाहिए शिक्षित, यानी कि त्रिभुज में भी होना चाहिए। तो आयत और त्रिभुज में ये और ये है, 11 और
4 है, 11 ऑप्शन में नहीं है, 4 आंसर होगा। आगे सवाल पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि 6 व्यक्ति M1, M2, M3, M4, M5 और M6 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। M2 और M3 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। M3 M5 के ठीक बाईं ओर बैठा है। चलिए, M3 जो है M5 के बाईं ओर बैठा है। M3 M5 के बाईं ओर बैठा है। चलिए, M1 एंड M5 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। M4 M6 के ठीक दाईं ओर बैठा है। चलिए, मिलाते हैं। M2 और M3 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। M3 1 2 3, यहाँ पे M2 हो जाएगा, या फिर M2 1 2 3 M3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे। एक पॉइंट और बचा है, जो कि इधर होगा या फिर इधर होगा। चलिए देखते हैं। M1 और M5 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, M3 M5 के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे कर देते हैं M3 M5 के ठीक बाईं ओर बैठेगा, या फिर M3 M5 के ठीक बाईं ओर बैठेगा। तो ये हटा देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। चलिए, M1 और M5 के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो M5 1 2 3 ये हो जाएगा M1। M5 1 2 3 यहाँ हो जाएगा M1। चलिए, M4 M6 के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ पे M6 करेंगे तो यहाँ पे M4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये हट जाएगा। ये सीक्वेंस होगा M3 M5 M4 M6 M2 और M1। तो कह रहा है कि M3 और M6 के बीच कितने लोग हैं? M3 और M6 के बीच सिर्फ 2 लोग हैं, ऑप्शन बी। अगला है 52। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो संबंधित नहीं है। तो देखते हैं। यहाँ पे +4, यहाँ गुना 2, यहाँ +4, यहाँ गुना 2, यहाँ +4, तो यहाँ गुना 2 136 होना चाहिए ना। तो 132 है, जो कि संबंधित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले पद का चयन करें। ए से ACE GIJ। चलिए देखते हैं। ACEGIJLPO और PXT। चलिए, ए से जी को अगर हम करते हैं तो कितना ज्यादा है? प्लस का 6 हो जाएगा। ABCDEFG, ABCDEF प्लस का 6। जी से एल, जी से एल जो है प्लस का 5 है। एल से पी, पी जो है प्लस का 4 है। तो अगला प्लस का 3 होना चाहिए, तो PQRS, जो कि एस होगा। सब में एस है, ठीक है, एस हो गया। अगला देखते हैं। सी से आई, सी से आई, यह आपका प्लस का 6 है। आई से पी, IAKLMNOP प्लस का 7 है। पी से एक्स प्लस का 8 होगा, तो एक्स से प्लस का 9। तो एक्स वाई जेड ABCDEFG एस जी, जो कि SYSZ नहीं होगा। चलिए, अगला देखते हैं। ई से जे, ई से जे जो होगा, चलिए, ई से जे ये प्लस का 6 होगा। नहीं,
ई से जे जो होगा वो प्लस का 5 होगा, जे से ओ के एल एम एन ओ ये भी प्लस का 5 है, ओ से टी ये भी प्लस का 5 है, तो टी से प्लस का 5 25 यानी कि वाई होगा, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी नहीं। तो एस जी वाई आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि हॉर्सेज आर एनिमल, हॉर्सेज आर एनिमल्स का कोड है एस टू एल यू। अगला है एनिमल्स आर मैमल्स, इसका कोड है आपका ए टी एल यू एस। अगला है आर हॉर्सेस मैमल्स, इसका कोड है के टी टू एल। तो कह रहा है कि एनिमल के लिए क्या कोड होगा। अच्छा, देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है आर, आर और आर, तीनों में आर कॉमन है, तो तीनों में जो कॉमन होगा वो आर का कोड होगा, जो कि एस है। अगला दूसरा कॉमन है, दूसरा ले लेते हैं हम हॉर्स को। तो हॉर्स यहाँ पे है और हॉर्स तीसरे लाइन में है, तो तीसरे लाइन में कॉमन क्या क्या है, टू कॉमन है और टू कॉमन है। ठीक है, एनिमल्स यहाँ पे है और एनिमल्स यहाँ पे है। दूसरे लाइन में एनिमल एनिमल कॉमन है, जो कि कॉमन क्या है एनिमल के लिए, ये एनिमल है, यहाँ एनिमल है, एनिमल के लिए कॉमन वर्ड जो है एलयू है। तो एनिमल के लिए कॉमन वर्ड क्या होगा, एलयू। केटी किसका कॉमन वर्ड हो जाएगा, केटी कोड हो जाएगा मैमल्स का। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं, बी जो है सी से बड़ा है लेकिन समूह में सबसे छोटा है, सी बी से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, ए डी से बड़ा है लेकिन ई जितना लंबा नहीं है। अच्छा, ये हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में। ए बी सी डी ई आर 5 फ्रेंड्स, बी इज एल्डर टू सी बट इज शॉर्टर इन द ग्रुप। बी जो है सी से बड़ा है, कैसा, एज में, बट साइज में सबसे छोटा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उनकी आयु का निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, एज बताना है। ठीक है, तो एज में सबसे पहले बी जो है सी से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बी सी से बड़ा है, सही है। यहाँ पे सी बी से बड़ा है, गलत है। यहाँ पे बी सी से बड़ा है, सही है, और यहाँ पे भी बी सी से बड़ा है, सही है। एज के हिसाब से बी ऑप्शन गलत है। अगला है सी इज टॉलर टू बी बट यंगर टू डी। सी जो है डी से आयु में छोटा है, तो डी यहाँ पे बड़ा है, सी छोटा है। ठीक है, डी यहाँ पे बड़ा है, सी छोटा है। ठीक है, डी यहाँ पे बड़ा है, सी छोटा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ए इज एल्डर टू डी, ए जो है डी से बड़ा है, तो ए डी से बड़ा है, यहाँ पे ठीक है। ए डी से बड़ा है, यहाँ पे ठीक है। ए डी से बड़ा है, यहाँ पे ठीक है। अगला कह रहा है कि ई इज यंगर टू सी, ई जो है सी से छोटा है, सी से छोटा ई है, सी से छोटा ई है और सी से छोटा ई है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से आयु का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं है, तो जो संभव नहीं है वो एक है, वो है बी, बाकी सारे संभव हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, इसके चारों ओर 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ए है, सी जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी है। ठीक है, चलिए, बी सी का पड़ोसी नहीं है, बी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो बी ये 3 जगह में से किसी एक जगह पे होगा। बी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है,
तो अगर हम ई को यहाँ रखते हैं तब ना बी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर यहाँ पे होगा। चलिए, डी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और जी के बीच या तो ई बैठेगा या फिर ए बैठेगा। चलिए, जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी अगर यहाँ पे रखते हैं तो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं होगा, दाहिने होगा। तो जी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। डी और जी के बीच एक व्यक्ति होगा, जी जो है एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। सी के संबंध में जी का स्थान क्या है? सी के संबंध में जी का स्थान बाएं से तीसरा है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि एन डी आर डब्ल्यू सी के, एन डी आर डब्ल्यू सी को लिखेंगे जी यू जी पी टी जेड। चलिए, तो कह रहा है कि एम टी एस एफ एच जे का कोड क्या होगा? अच्छा, थोड़ा-सा टफ लग रहा है। जी से एन, जी एच आई जे के एल एम एन, प्लस का साथ है। डी से यू, यू से डी, यू से डी जो है प्लस का 9 है। जी से आर, जी से आर प्लस का 11 है। जी से आर जो है वो प्लस का 11 है। डी से डब्ल्यू, तब क्यू आर एस टी यू टी डब्ल्यू, प्लस का 7 है, प्लस का 9 होगा, प्लस का 11 होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा? इसमें 7 प्लस करेंगे तो एम आएगा, तो वो होगा एफ। उसके बाद इसमें 9 प्लस करेंगे तो टी आएगा, वो होगा 11 यानी टी। इसमें 11 प्लस करेंगे तो एस आएगा, तो 19 11 8, 8 का मतलब एफ। एफ को 7 प्लस करने पे तो ये वाई। एच, एच जो है 8 होता है, 9 प्लस करेंगे, किसमें 9 प्लस करेंगे? वाई में। और जे, जे में जे के 10 होता है, प्लस 11 करना है यानी कि वाई, तो होगा एफ के एच वाई बाई वाई, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए, बताना है कि कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कह रहा है सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, कोई भी जानवर कुत्ता नहीं है। यहाँ पे कुत्ता 100, स्तनधारी 50, यहाँ पे जानवर 100 और कुत्ता भी 100। रिलेशन दोनों का बन रहा है। चलिए, तो अगर दोनों सेंटेंस से अगर कोई निष्कर्ष देगा तो वो निगेटिव होना चाहिए। पहला, कोई भी जानवर स्तनधारी नहीं है, जानवर यहाँ है, स्तनधारी यहाँ है, ठीक है। स्तनधारी सेंटेंस 1 में है। कोई भी का कोड होता है 100 100, तो स्तनधारी के पास जो है स्टेटमेंट 1 में सिर्फ 50 है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा, कुछ जानवर स्तनधारी नहीं है, कुछ का होता है 50 100, तो स्तनधारी को फिर 100 मिल गया यानी कि दूसरा फिर गलत है। कोई भी कुत्ता जानवर नहीं है, कुत्ता 100, जानवर 100, जानवर के पास 100 है, कुत्ता के पास भी 100 है, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। सभी स्तनधारी कुत्ते हैं, ऑप्शन डी गलत है। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करेगा। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे बढ़ता है। तो आदमी अगर यहाँ पे है, सूर्योदय यानी कि पूरब की दिशा में 10 मीटर चला। कह रहा है कि फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया और 10 मीटर चला। उसके बाद हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, तो दाएं मुड़ा और 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला।
तो वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? तो शुरुआती बिंदु यहाँ था, इसके संदर्भ में अगर हम दिशा निकालेंगे तो वो आएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस ए बी और डी एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी न तो सबसे ऊपर बैठा है, ना ही सबसे नीचे। केवल 4 व्यक्ति पी और आर के बीच में बैठे हैं। एस जो है ए के ठीक ऊपर बैठा है, चलिए देते हैं। ए के ठीक ऊपर एस है। केवल एक व्यक्ति आर और डी के बीच में बैठा है। डी जो है एस के नीचे बैठा है। डी जो है एस के नीचे कहीं होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, एस जो है ए के ठीक ऊपर बैठा है, तो एस और ए तो एक साथ होंगे। उसके बाद केवल एक व्यक्ति आर और डी के बीच में बैठा है। डी और एस, डी जो है एस के नीचे बैठा है, डी एस के नीचे कहीं होगा। डी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति होंगे, ठीक है। डी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति होगा। डी जो है क्यू के ऊपर बैठा होगा। चलिए, पी और आर के बीच 4 लोग बैठे हैं, तो देखते हैं आर। 1 2 3 4, अच्छा टोटल लोग हो गए 1 2 3 4 5। तो नीचे दे नहीं सकते क्योंकि 7 ही लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। चलिए, तो अभी कितना पॉइंट ऑक्युपाइड हो गया, 6, 1 पॉइंट बचा है। चलिए, बी जो है क्यू के ऊपर बैठा है। अच्छा, 2 पॉइंट, एक यहाँ बच गया है, एक यहाँ बच गया है। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से 3 उनकी बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? चलिए, एस और डी का देखते हैं ग्रुप। एस और डी एक छोड़ के बैठे हैं। बी और क्यू, बी और क्यू भी एक छोड़ के बैठे हैं। पी और ए, पी और ए भी एक छोड़ के बैठे हैं। डी और बी, डी और बी जो है वो लगातार है, यानी ऑप्शन डी जो है इस सीक्वेंस, बाकी तीनों के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि O2F R5H U10J। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं बीच वाला क्या होगा। तो ये प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, प्लस का 7 है। अच्छा, अभाज्य संख्या है तो अगला अभाज्य संख्या प्लस का या तो 11 होना चाहिए, या फिर अगर दो दो के सीक्वेंस में है तो प्लस का 9 होना चाहिए। तो 11 नहीं होगा, 17 9 26 होता है, तो पहला और सी गलत हो गया। चलिए, अब आते हैं ओ से आर, ओ पी क्यू आर, यानी प्लस का 3 है ओ से। आर से यू, आर से यू जो आपका है आर एस ई यू, प्लस का 3 है। यू भी डब्ल्यू एक्स, प्लस का 3 है। तो एक्स वाई जेड ए, वाई जेड ए, प्लस का 3 यानी कि ए होगा। चलिए, दोनों जगह ए है। अगला है एफ और एच। एफ जी एच प्लस का 2 है। एफ जी एच प्लस का 2 है, ठीक है। एच आई जे प्लस का 2 है। जे के एल प्लस का 2 है, तो एल एम एन प्लस का 2 होगा, यानी कि ये 26 एन होगा, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, अगला सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज का होगा। चलिए देखते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, गवर्नर था। पहला भारतीय गवर्नर था, मनमोहन सिंह नहीं थे, आई जी पटेल नहीं थे, सी डी देशमुख। रघुराम राजन तो हाल फिलहाल में हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का सबसे लंबा मीटर, जो कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल पर सस्पेंशन ब्रिज का सियांग नदी पर उद्घाटन किया गया। ये है अरुणाचल प्रदेश। सियांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। असम, असम से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जहां पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल है। अगला है, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए गए द्वितीयक बॉन्ड व्यापार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये होगा बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, समाचार समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 में हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र था, के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जेके हिक्की। बाल गंगाधर तिलक ने आई थिंक केसरी था, एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर शुरू किया था उन्होंने, जो कि नाम नहीं याद है। तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे, जो कि मराठी में था। ठीक है। अगला है एनी बेसेंट, ये नहीं थी। ठीक है। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना। भारत इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। जेके हिक्की, जो कि एक आयरिश थे, इनको भारत में समाचार पत्र का संस्थापक माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों तक नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? थेरुकुथु। थेरुकुथु तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। कृष्ण अट्टम जो है वो केरल से है, जहां 8 दिनों तक नाटक दिखाया जाता है। माच जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक गोले में अंतःस्थापित होते हैं। जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, जिसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक आवेश के एक गोले के भीतर धसे हुए होते हैं। ठीक है। नील्स बोर नील्स बोर ने नहीं दिया था। रदरफोर्ड रदरफोर्ड नहीं दिया था। और कैमले गॉल्गी, उन्होंने भी नहीं दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र जो होगा, मालाबार क्षेत्र बोलेंगे उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 70, इसरो द्वारा जीएसएलवी प्रेक्षण यान पर प्रस्तुत भूस्तर संचार उपग्रह का नाम बताइए और विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये होगा GSAT-7A। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है? ये होता है प्लाज्मा झिल्ली, जो कि है ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से संबंधित है। भारी इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में होता है। गलत है, गलत है, गलत है। इसमें हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग होता है, इसीलिए इसको भारी जल कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटियम से दोगुना भारी होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला है वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए कुछ स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो है ईडीपी।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है वह वैज्ञानिक यूज करते हैं। ठीक है। फोट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फोट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। अगला है कोबोल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर पूर्वी में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? डल झील। डल झील जो है वो भारत के उत्तर में है, जो कि कश्मीर में है। ठीक है। अगला है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक ताजे पानी की बड़ी झील है। तो ये उत्तर पूर्व में पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश उत्तर पूर्व में तो नहीं है, तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। उसके बाद आता है लोकटक झील। लोकटक झील जो है यह है मणिपुर में। ठीक है। तो ये हो सकता है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। और लोकटक झील पे ही राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लाम जाओ, जो कि किस झील पे है? लोकटक झील पे ही है। केबुल लाम जाओ दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पुलिकट झील ये एक खारे पानी की झील है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरमपंथी थे। अगला है डब्ल्यू सी बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी भी नरमपंथ से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक। तिलक बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरमपंथी नेता थे या फिर चरमपंथी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी नरमपंथी नेताओं में से एक थे। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है? भारत का सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है दिसंबर 2020 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसने जीता था? ये जीता था विराट कोहली ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट एशिया में ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला समुद्र तट बन गया है? इसका आंसर होगा चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है। जिसको एशिया में पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला समुद्री तट था, जो कब मिला था? ये है उड़ीसा में। इसको 2018 में ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 6,000 रुपए, जो कि 2-2 हजार के 3 किस्तों में आता है। क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। जो कब किया था? 1866 में। डब्ल्यू सी बैनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी नेता थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 82। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र था भरत, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीजों का आधार बनता है? यह है कार्बन, जो कि हर चीज में पाया जाता है। अगला है 84। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और डिस्क्लोजर टू द अनऑथराइज्ड पर्सन और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। ये होता है डेटा सिक्योरिटी। ठीक है। अगला है ओरछा का विरासत शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। ओरछा यह शहर किस राज्य में है? ओरछा है मध्य प्रदेश में, जहाँ के राजा आज भी राम है। कौन सी भारतीय मुक्केबाज भारत की एकमात्र 6 बार की
6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रख चुकी है, वो है मैरी कॉम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करता है? ये होगा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बिलांसिटा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखा था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए, द लिटिल बैलेंस किसने लिखा था? गैलीलियो ने। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह घोषणा की गई थी कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए? यह हुआ था जुलाई 1921 में। अगला है प्रश्न 90। कह रहा है कि प्रसिद्ध अजंता की गुफा एक विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस 3 प्रक्रियाओं दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में उपयोग की जाती है? ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है। ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? किस कंपनी ने? तो वो जीएसके ने किया है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है। हिंडनबर्ग रेखा, ये मुख्य रूप से फ्रांस और बेल्जियम में है। भारत, पाक, फ्रांस, बेल्जियम। डुरंड रेखा, डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और मैनन, ये तो मैकमोहन रेखा होना चाहिए ना। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा निहित है? समानता, समानता की अवधारणा आर्टिकल 14 में स्थित है। अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 जो कि होगा करंट अफेयर्स से। तो पहला है, वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किस नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी पर मार गिराने में सक्षम होगी? यह होगा आकाश एनजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। वर्तमान में किस देश में सबसे अधिक परिचालन परमाणु रिएक्टर है? सबसे अधिक एक्टिव परमाणु रिएक्टर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला आयोजित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ाना और औषधीय पौधों के संरक्षण के महत्व पर जोर देना है? तो हर्बल मेला जो है भोपाल में आयोजित किया गया था। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ये सुकृता पॉल कुमार ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में दक्षिण सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन फोर्स के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है हरि चंद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।